अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जो खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं दरख्शां उर्दू दर्जा 10 सबक नंबर 14 यानी कि चैप्टर नंबर 14, जिस चैप्टर का नाम है अपनी बेटी सुगड़ा के नाम। इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कह रहा है अपनी बेटी सुगड़ा के नाम के मकतूब निगार कौन है। अपनी बेटी सुगड़ा के नाम के मकतूब निगार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ ही अपनी बेटी सुगड़ा के नाम इसके मकतूब निगार हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ का पूरा नाम क्या था। तो अब अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर। अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ का पूरा नाम था। अगला सवाल है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ का तखल्लुस क्या था। तो उसका जो तखल्लुस था वो शहबाज़ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल गफ़ूर की पैदाइश कहाँ हुई। अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ की पैदाइश कहाँ हुई। तो मौज़ा सिरमेरा, ये बाढ़ पटना में पड़ता है। ये बाढ़ जो है ये पटना में पड़ता है। और कौन से मौज़ा में, ये सड़मेरा मौज़ा में पड़ता है, यानी कि उसी मौज़ा में इसकी पैदाइश हुई। अगला सवाल है उनकी पैदाइश कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, उनकी पैदाइश हुई थी 1860 ईस्वी के करीब, यानी कि 1860 ईस्वी में उसको कह सकते हैं हम लोग, यानी कि उनकी पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसमें उन्हें, यानी कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ को आरा का बाशिंदा बताया गया है जो कि दुरुस्त नहीं है। यानी कि किसमें उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है जो कि दुरुस्त नहीं, यानी कि सही नहीं है। तो सफ़ीने उर्दू में उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है, जबकि वो बाढ़ का बाशिंदा था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कितने साल की उम्र में उनकी शादी हुई। तो ध्यान रखेंगे, उनकी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। जब वो 20 साल के थे तभी उनकी शादी हुई थी। अगला सवाल कह रहा है उनकी शादी किन से हुई। तो उनकी शादी जो हुई थी, यानी कि उनकी अहलिया का जो नाम था वो शमसुन निसा खातून था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है शमसुन निसा खातून शादी के बाद कितने साल तक ज़िंदा रहीं। यानी कि शमसुन निसा खातून जो है वो शादी के बाद कितने साल तक ज़िंदा रही थी। तो 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक ही वो उसकी बीवी बनकर रह पाई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उन्होंने दूसरी शादी कब की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1898 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे 1898 ईस्वी में उन्होंने दूसरी शादी की। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उन्होंने दूसरी शादी किससे की। तो उन्होंने दूसरी शादी 1898 में किससे की थी। तो मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फरजंद डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली, यानी कि अशरफुन निसा से उन्होंने दूसरी शादी की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दारुल सल्तनत किस ज़बान का अखबार था। तो दारुल सल्तनत जो था वो उर्दू ज़बान का अखबार था, यानी कि उर्दू ज़बान में लिखा गया था दारुल सल्तनत को। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम शुरू हुआ। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही शुरू हुआ था उर्दू अखबार कौन, दारुल सल्तनत। कब शुरू हुआ था, 1880 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसने अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ को भोपाल आने की दावत दी। तो भोपाल की बेगम साहिबा जो है वो अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ को भोपाल आने की दावत दी थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह भोपाल में नाज़िम तालीमात कब हुए। तो भोपाल में नाज़िम तालीमात हुए थे 1905 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भोपाल में नाज़िम तालीमात कब हुए थे, 1905 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है वह किस कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे। तो वो औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ का इंतकाल कब हुआ। तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज़ का इंतकाल हुआ था 30 नवंबर 1908 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है शहबाज़ की 3 किताबों के नाम बताइए। तो शहबाज़ की 3 किताबों के नाम है रुबाइयात शहबाज़, क़ानून क़िस्मत और तफ़रीहुल क़ुलूब। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है शहबाज़ ने शायरी में किन शुअरा की तक़लीद की।
किन शोरा की तकलीद की? तो नज़ीर अहमद और हाली और अकबर इलाहाबादी इन शोरा की तकलीद की थी उन्होंने। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शहबाज ने शामिल निसाब में किस बच्ची को मुखातिब किया है? तो अपनी बेटी सोगड़ा को उन्होंने मुखातिब किया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोगड़ा की छोटी बहन का नाम बताएं। तो सोगड़ा की छोटी बहन का नाम बुशरा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोगड़ा की छोटी बहन का पहला सवाल कह रहा है, मकतूब निगाड़ी का मतलब क्या होता है? तो मकतूब निगाड़ी का मतलब होता है खतूत नवेसी, यानी कि ख़त लिखना ही मकतूब निगाड़ी का मतलब होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, किस बादशाह के ज़माने से दफातर में यानी कि ऑफिस में मकतूब निगाड़ी का इस्तेमाल शुरू हुआ? तो ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी के ज़माने से शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसने पहली बार अपने अहबाब को उर्दू में खतूत लिखे? यानी कि अपने अहबाब को उर्दू में किसने सबसे पहली बार ख़त लिखे? तो गालिब ने लिखे थे। ध्यान रखेंगे, मिर्ज़ा गालिब। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, गालिब ने तकरीबन कितने खतूत लिखे? तो गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गालिब के खतूत के कितने मजमूए उनके ज़िंदगी में ही शाये हो गए? तो गालिब के खतूत के 2 मजमूए हैं जो उनके ज़िंदगी में ही शाये हो चुके थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, गालिब का असल नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। गालिब का असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां। मिर्ज़ा असदुल्ला खां ही गालिब का असल नाम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शायरी में गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? शायरी में जो है गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो पहले असद तखल्लुस करते थे। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाद में उन्होंने क्या तखल्लुस किया? तो पहले तो असद करते थे, बाद में उन्होंने क्या शुरू किया? तखल्लुस देना। तो गालिब। ध्यान रखेंगे, बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस देना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश ध्यान रखेंगे 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हुई थी। 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को गालिब की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कह रहा है, गालिब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब जो पैदा हुए थे वो आगरा में हुए थे, जो कि उसका नानी हाल था, यानी कि नानी का घर था आगरा में, और वहीं पे उसकी पैदाइश हुई थी गालिब की। तो ध्यान रखेंगे, आगरा में उसकी पैदाइश हुई थी, जो उसका नानी हाल था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, गालिब के वालिद का नाम क्या था? तो गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग गालिब के वालिद का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके सामने है, गालिब के वालिदा का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उसके वालिद का नाम था, और इज़्ज़तुन्निसा बेगम गालिब के वालिदा का नाम था। तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अपने वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की वो उम्र कितनी थी? यानी कि गालिब की उम्र कितनी थी जिस वक्त उसके वालिद का इंतकाल हुआ था? तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही था। गालिब का उम्र जो है वो सिर्फ 5 साल ही था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गालिब को किसने अपने सरपरस्ती में ले लिया? यानी कि उसका पालन परवरिश कौन करने लगे? तो उसका चचा नसरुल्ला बेग खां। नसरुल्ला बेग खां जो है उसके चचा थे, उन्होंने ही उसका पालन पोषण करने लगा। अगला सवाल है, गालिब ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? तो गालिब इब्तदाई तालीम जो है वो मौलवी मुअज्जम के मकतब में हासिल किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गालिब की शादी किस उम्र में हुई? तो ध्यान रखेंगे, गालिब की शादी सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, गालिब की शादी किससे हुई? तो गालिब की शादी जो हुई थी वो अमराव बेगम से हुई थी। अमराव बेगम से गालिब की शादी हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है जो गालिब की अहलिया का नाम क्या था? तो अमराव बेगम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गालिब के ससुर का नाम बताएं। तो गालिब के ससुर का नाम था इलाही बख्श खां मारूफ। इलाही बख्श खां मारूफ गालिब के ससुर का नाम था। अगला सवाल है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो गालिब का इंतकाल ध्यान रखेंगे 15 फरवरी 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, जो दिल्ली में गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है गालिब के उर्दू में खतूत के 2 मजमूए के नाम बताएं जो उसके ज़िंदगी में शाया हो चुका था। 2 खतूत का मजमूआ, उसके नाम है औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला उसके 2 खतूत के मजमूए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मकतूब निगारी किसकी एक किस्म है? तो उर्दू नसर की एक किस्म है मकतूब निगारी, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम पर ख़त किसने लिखा? यानी कि सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये ख़त किसने लिखा इस पर? तो असदुल्ला खां गालिब ने, असदुल्ला खां गालिब ने ही इस पर ख़त लिखे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो था सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, इसका हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जैसा कि आप देख रहे होंगे, निसाब में शामिल यानी कि आपके चैप्टर में शामिल आलमी हिद्दत ये क्या है? तो आलमी हिद्दत एक मजमून है। आपकी किताब में जो शामिल है आलमी हिद्दत ये क्या है? एक मजमून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आलमी हिद्दत क्या है? तो मजमून अफसाना ऐसा ऑप्शन में रह सकता है, तो आपको टिक लगाना है मजमून में, यानी कि आलमी हिद्दत जो है ये एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मजमून नवेसी का आगाज़ कहाँ से माना जाता है? यानी कि मजमून लिखने का, मजमून नवेसी का आगाज़ जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से माना जाता है। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज ये जो कि कोलकाता में है, उसके क़याम से, जब उसका क़याम हुआ, उसका जब स्थापना हुआ तभी से मजमून नवेसी का आगाज़ माना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मजमून आलमी हिद्दत, मजमून आलमी हिद्दत कैसी मजमून है? तो ये एक साइंसी मजमून है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मजमून आलमी हिद्दत ये कैसा मजमून है? तो आपको आंसर देना है साइंसी मजमून, यानी कि साइंस से रिलेटेड ये मजमून है, इसलिए साइंसी मजमून हो गया। अगला सवाल है ज़ेर निसाब मजमून का मौजू क्या है? यानी कि ज़ेर निसाब जो आपके निसाब में किताब में शामिल मजमून है आलमी हिद्दत, इसका मौजू क्या है? तो ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या ग्लोबल वार्मिंग ही ज़ेर निसाब मजमून का मौजू है, यानी कि विषय है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ज़मीन क्या है? तो हमारा ज़मीन एक सैयारा है, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो हमारा ज़मीन क्या है? एक सैयारा है, यानी कि प्लैनेट है। और जो सैटेलाइट होते हैं जैसे कि चांद, उसको ज़ेली सैयारा बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ज़ेली सैयारा जो है वो सैटेलाइट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है धान के खेतों और जानवरों के गोबर से कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है? धान के खेतों और जानवर के गोबर से जो है वो मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। मीथेन गैस जो है यानी कि CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, वो धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन आलमी मसला है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मसला है, इसलिए आलमी मसला हो गया और काफ़ी संगीन मसला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से कितना इजाफा हुआ है? यानी कि कितना इसमें बढ़ोतरी हुआ है पहले से कार्बन डाइऑक्साइड में? तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 31%, यानी कि 31%, 31% का इजाफा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है और मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मीथेन गैस में पहले से 149% का इजाफा हो गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? यानी कि एक सदी में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है दर्जा हरारत, यानी कि टेम्परेचर, तापमान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको। क्योटो में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? तो बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो 2008 में भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर शहर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था? 2008 में
कहाँ पे हुआ था? नागालैंड के दीमापुर शहर में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में कब से कब तक हुआ? तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह चला था, यानी कि टोटल 5 दिन चला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक मुनाकिद हुआ? तो ये 5 दिनों तक, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों तक ये मुनाकिद हुआ था, यानी कि चला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमानान खुसूसी कौन थे? यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी कौन थे? तो जनाब APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंसदान भी थे और राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, जनाब APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के क्या मौज़ूआत थे, यानी कि विषय क्या थे? तो इसका विषय जो थे, 2 ही विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। 2 विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस कांग्रेस यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस में 32 सूबों, ध्यान रखेंगे, 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से कितने तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया? तो कितने तलबा और तालिबात हिस्सा लिए थे? 556। ध्यान रखेंगे, 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस कांग्रेस में कितने असातिज़ा ने हिस्सा लिया? तो इस कांग्रेस में टोटल 165 असातिज़ा हिस्सा लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 165 असातिज़ा ने हिस्सा लिया। तो मुंदरजा झैल किताबों में से कौन सी किताब अब्दुल मुगनी की तसनीफ़ नहीं है? ए नंबर में है दोस्तों तश्कील जदीद, बी नंबर हयात जावेद, सी नंबर जाद एतदाल और डी नंबर नुक्ता नज़र। सही आंसर दोस्तों बी नंबर हयात जावेद। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जुबान के उस्ताद थे? ए नंबर में है अरबी, बी नंबर फारसी, सी नंबर अंग्रेजी, डी नंबर हिंदी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर अंग्रेजी। अगला सवाल है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ए नंबर में है दोस्तों 1932 ईस्वी, बी नंबर में है 1933 ईस्वी और सी नंबर में 1934 ईस्वी, डी नंबर 1935 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 1934 ईस्वी। अगला सवाल है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? ए नंबर डॉक्टर अब्दुल मुगनी, बी नंबर कलीमुद्दीन अहमद, सी नंबर सर सैयद अहमद खान, डी नंबर अख्तर अरनवी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर अब्दुल मुगनी साहब। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ए नंबर अदब की पहचान, बी नंबर रिया, सी नंबर तौबतुन नसूह, डी नंबर इनमें कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर अदब की पहचान। अगला सवाल है, अब्दुल मुगनी साहब ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? ए नंबर में है मदरसा शमसुल हुदा, बी नंबर मदरसा सुलेमानिया, सी नंबर अनवारुल उलूम और डी नंबर मदरसा इमदादिया। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मदरसा शमसुल हुदा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? ए नंबर हयात जावेद, बी नंबर तश्कील जदीद, सी नंबर अल फारूक, डी नंबर उर्दू शायरी पर एक नज़र। सही आंसर दोस्तों बी नंबर तश्कील जदीद। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की? ए नंबर में है आलिम, बी नंबर फाजिल, सी नंबर मौलवी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर आलिम तक। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया, यानी नौकरी किस कॉलेज से शुरू किया? ए नंबर में है पटना कॉलेज, बी नंबर साइंस कॉलेज, सी नंबर BN कॉलेज, डी नंबर AN कॉलेज। सही आंसर दोस्तों ए नंबर पटना कॉलेज। अगला सवाल है, पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई? ए नंबर लेक्चरर, बी नंबर क्लर्क, सी नंबर प्रिंसिपल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर लेक्चरर। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था? ए नंबर अब्दुल्ला, बी नंबर अब्दुल रऊफ, सी नंबर अब्दुल रहमान, डी नंबर अब्दुल समद। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अब्दुल रऊफ। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ए नंबर में है पटना, बी नंबर घर पर, सी नंबर बनारस, डी नंबर इनमें कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर घर पर, घर से शुरू हुई। अगला सवाल है, उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है? ए नंबर में है गालिब, बी नंबर इकबाल, सी नंबर अमली तनकीद, डी नंबर
मतनी तनकीद। सही आंसर दोस्तों बी नंबर इकबाल। अगला सवाल है, अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी हैं? ए नंबर 5, बी नंबर 10, सी नंबर 20 और डी नंबर 15। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 20। अगला सवाल है, टॉपिक है दोस्तों इस चैप्टर का हिंदुस्तानी आयन के मामार। इसका पहला सवाल है, भीमराव अंबेडकर ने किस साल मैट्रिक पास किया? तो ए नंबर में दोस्तों 1907 ईस्वी, बी नंबर 1908 ईस्वी, सी नंबर 1909 ईस्वी, डी नंबर 1910 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1908 ईस्वी में। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस अहदे पर फाइज हुए? ए नंबर में है वज़ीर तालीम, बी नंबर वज़ीर रेल, सी नंबर वज़ीर कानून, डी नंबर वज़ीर दाखिला। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वज़ीर कानून। अगला सवाल है, भीमराव की शादी किससे हुई? ए नंबर रामाबाई, बी नंबर रीताबाई, सी नंबर मुन्नीबाई, डी नंबर कीर्तिबाई। सही आंसर दोस्तों ए नंबर रामाबाई से। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ए नंबर में 1890 ईस्वी, बी नंबर 1891 ईस्वी, सी नंबर 1892 ईस्वी, डी नंबर 1893 ईस्वी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सवाल है, बौद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? ए नंबर में है इल्म का इरफान, बी नंबर दिल का इरफान, सी नंबर खुदा का इरफान और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर खुदा का इरफान। अगला सवाल है, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? ए नंबर में है रामजी, बी नंबर शंकर राव चौहान, सी नंबर रामजी मालोजी सकपाल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर रामजी मालोजी सकपाल। अगला सवाल है, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया? ए नंबर 6 साल, बी नंबर 5 साल, सी नंबर 7 साल, डी नंबर 8 साल। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 6 साल के। अगला सवाल है, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने किया? तो ए नंबर में खाला, बी नंबर फूफी, सी नंबर नानी, डी नंबर वादी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर फूफी ने। अगला सवाल है, भीमराव का किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ? ए नंबर 7 साल, बी नंबर 6 साल, सी नंबर 5 साल, डी नंबर 4 साल। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 5 साल। 5 साल से आपकी इब्तदाई तालीम शुरू हुई। अगला सवाल है, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी? ए नंबर गुजराती, बी नंबर मराठी, सी नंबर उड़िया, डी नंबर हिंदी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर मराठी, क्योंकि वो महाराष्ट्र के थे। तो ये था दोस्तों मैट्रिक एग्जाम 10 क्लास के उर्दू चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व जवाब। तो दोस्तों अब तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।